नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष की बात करेंगे। आज बात करेंगे किस तरह से सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बीच शेर और चूहे का खेल चला। नरसिम्हा राव ने दोनों का खेल खेला, चूहा भी बने शेर भी बने। लेकिन जब शेर के शिकार करने का मौका आया तो नरसिम्हा राव के हाथ पांव फूल गए, या कहें कि उन्होंने एक बड़ा गलत कदम उठा लिया। क्या था वो बड़ा गलत कदम, ये पूरा किस्सा बताऊंगा। लेकिन ये गलत कदम कौन सा था ये आखिर में बताऊंगा। पहले शुरुआत। आपको मालूम है कि 1991 के चुनाव के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, और किस तरह से बने उसके बारे में मैं एक पहले वीडियो में बना चुका हूँ। संक्षेप में 2-3 लाइन में बता देता हूँ कि सोनिया गांधी ने पीएन अक्सर को बुलाया था और उनकी सलाह के मुताबिक वो शंकर दयाल शर्मा को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। शंकर दयाल शर्मा ने मना कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो दूसरी पसंद जो है पीएन अक्सर की पीवी नरसिम्हा राव थी। अब आप समझिए कि चयन के पीछे सोच क्या थी, उससे आपको समझ में आएगा कि मनमोहन सिंह को क्यों चुना गया था। सोच ये थी कि नरसिम्हा राव ने कभी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मजबूत भी रहें और कमज़ोर भी रहें। मजबूत रहें ताकि वो जो कराना चाहती हैं वो कर सकें, कमज़ोर रहें ताकि वो उनके खिलाफ यानी परिवार के खिलाफ कोई स्टैंड न ले सके। नरसिम्हा राव उस समय बात को समझ नहीं पाए और दूसरी बार भी वो चूक गए। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो उनको समझ में आ गया था कि सोनिया गांधी को खुश किए बिना उनका प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निष्कंटक नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले दिन से उन्होंने सोनिया गांधी को खुश करने की कोशिश की, तमाम उपाय किए जिससे सोनिया गांधी खुश हो सके। हफ्ते में 2 बार वो फ़ोन पर सोनिया गांधी से बात करते थे। और याद रखिए 1991 में सोनिया गांधी एक प्राइवेट सिटीजन थी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी थी, जिनकी हत्या हो चुकी थी 91 मई में। उसके अलावा सोनिया गांधी के पास कोई पद नहीं था, न पार्टी में और न सरकार में। इसके बावजूद उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाइए, इस परिवार के बारे में समझिए कि इस परिवार के लोगों की ये जो एंटाइटलमेंट की मानसिकता है वो है क्यों। सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी बजाने जाते थे पीवी नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री। ये जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, जो किस्सा बताने जा रहा हूँ, एक किताब है, नई किताब तो नहीं है, 2016 में छपी थी, और किताब का नाम है हाफ लॉयन, और ये लिखी है विनय सतपथी ने। जब ये किताब 2016 में छपी थी तो इसके रिव्यू में इकोनॉमिस्ट में लिखा था कि बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, इसको बताया था। उसमें उन्होंने किस्सा लिखा, बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैंने वो हिस्सा लिया है जो एक चैप्टर है मैनेजिंग सोनिया गांधी, कि सोनिया गांधी से उन्होंने तालमेल बिठाने की किस तरह से कोशिश की, उनको साधने की किस तरह से कोशिश की। तो सोनिया गांधी से हफ्ते में 2 बार फ़ोन करते थे। लेकिन आप देखिए सोनिया गांधी उस समय भी कायदे से 91 से 92 तक पूरे 1 साल राजीव गांधी की हत्या के बाद वो शोक में थी। वो कोई राजनीतिक बात नहीं करती थी। उनसे जो डेलीगेशन मिलने जाते थे उनको सख्त हिदायत थी कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। बताता हूँ क्या किया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनका असर जो है बड़ा व्यापक और बड़ा दूरगामी होता है। तो विनय सतपथी लिखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जिस तरह से कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी के आगे नतमस्तक होते थे, उसी तरह से वो भी होते रहे और उनको कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ। उन्होंने परिवार के खिलाफ कभी खड़े होने की कोशिश नहीं की। तो सोनिया गांधी को खुश करने के लिए नरसिम्हा राव ने पहला काम ये किया कि भारत सरकार की जितनी नीतियाँ थीं, जितने कार्यक्रम बन रहे थे, सबको राजीव गांधी से जोड़ दिया। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन जो नया बना था, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, हालांकि वो शोक में थी, लेकिन फाउंडेशन बन गया, उसकी अध्यक्ष वो बन गई, उसको 100 करोड़ रुपया सरकार की ओर से दे दिया। आर्थिक सुधार की इस सरकार ने, आपको मालूम है कि आर्थिक मोर्चे पर उस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया था 91 में।
अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी उस समय, उससे उबार कर लाए थे नरसिम्हा राव, और उन्होंने वित्त मंत्री बनाया था अपना मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। लेकिन सब नीतियों कार्यक्रमों का श्रेय कि ये राजीव गांधी का विजन था, उन्होंने सोचा था, उन्होंने शुरू किया था, इस तरह से जो है जोड़ा जाता रहा। और हद कर दी नरसिम्हा राव ने तब, जब राजीव गांधी के भाषणों के 5वें खंड का विमोचन करते हुए उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने नॉन वायलेंट वर्ल्ड की परिकल्पना को आगे बढ़ाया तो वो राजीव गांधी थे। मतलब महात्मा गांधी से तुलना कर दी ताकि सोनिया गांधी खुश हो जाए। और इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि नॉन प्रोलिफरेशन पर जिस तरह की बातें राजीव गांधी ने कही वो और किसी ने नहीं कही। एक साल बाद 92 में उन्होंने सोनिया गांधी की लिखी हुई किताब राजीव गांधी पर उसका विमोचन किया। उस अवसर पर उन्होंने सोनिया गांधी को फिर खुश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जब मैंने अपने प्रधानमंत्री के साथ सोनिया जी को पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। और उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। राजीव गांधी का कोई अचीवमेंट नहीं था सिवाय इसके जो कांग्रेस के लोग क्लेम करते हैं उनका बलिदान। उनकी हत्या हुई, लिट्टी के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। अगर इसको उनकी उपलब्धि माना जाता है तो ये उनकी उपलब्धि थी। तो राजीव गांधी को भारत रत्न देने की घोषणा हो गई। और नरसिम्हा राव की डायरीज की जो एंट्री है उनसे पता चलता है, विनय सतपथी ने लिखा है कि उससे पता चलता है कि वो राजीव गांधी के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। उनका कहना था कि राजीव गांधी प्रेज एडिक्ट हैं, उनको हर समय अपनी प्रशंसा सुनने की आदत है। और कहा कि देश को चलाने का उनके पास कोई अनुभव नहीं था। ये सब उन्होंने अपनी डायरी एंट्रीज में लिखा है। लेकिन सोनिया गांधी इस सब के बावजूद बहुत खुश नहीं थी और वो पीवी नरसिम्हा राव को, भारत के प्रधानमंत्री को, ये एहसास कराते रहना चाहती थी कि ताकत उनके पास है, प्रधानमंत्री के पास नहीं। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक प्राइवेट सिटीजन ये बता रही थी कि देखो ताकत मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। तो विनय सतपथी ने लिखा है कि जब ये बातचीत, फ़ोन पर बातचीत होती थी तो सोनिया गांधी के सहायक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कई बार बहुत देर तक इंतज़ार करवाते थे। नरसिम्हा राव को यह बात बुरी लगती थी। आखिर में एक दिन उन्होंने सोनिया गांधी के सहायक से कहा कि ये इंतज़ार करना मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। लेकिन इसका कोई ज़्यादा असर हुआ नहीं। उसके बाद नरसिम्हा राव हर हफ्ते सोनिया गांधी से 10 जनपद मिलने जाने लगे। सोनिया गांधी से मिलने जाने लगे तो इसकी आलोचना विपक्षी दलों ने की कि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री आखिर एक प्राइवेट सिटीजन को सफाई देने, उसको रिपोर्ट करने के लिए क्यों जाता है। लेकिन नरसिम्हा राव ने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन इन मुलाकातों में भी सोनिया गांधी कुछ बोलती नहीं थी ज़्यादा। हाँ हूँ के अलावा उससे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। अक्टूबर 1991 में सोनिया गांधी ने अमेठी के उपचुनाव की, लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हुई तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राजीव गांधी की हत्या से वो सीट खाली हुई थी। उपचुनाव होने जा रहा था, कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते थे कि उपचुनाव लड़ें, सोनिया गांधी ने मना कर दिया। तो पीवी नरसिम्हा राव के जो विरोधी थे उनको लगा कि सोनिया गांधी अभी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को चुनौती नहीं देना चाहती, उनको शायद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव से कहा कि उन्हें इस समय सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की सुरक्षा की है। उनको खुश करने के लिए नरसिम्हा राव ने तुरंत कदम उठाया। उन्होंने संसद में प्रस्ताव लाकर एसपीजी एक्ट में संशोधन कर दिया। एसपीजी एक्ट बना था केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। उसमें संशोधन कर दिया गया कि ये सुरक्षा प्रधानमंत्री के पूरे परिवार को मिलेगी और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को भी मिलेगी। इस तरह से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी सुरक्षा मिल गई। राहुल गांधी उस समय अमेरिका में पढ़ रहे थे। नरसिम्हा राव ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें बड़ी चिंता है राहुल गांधी की सुरक्षा की, उसके लिए कुछ और विशेष उपाय किए जाए। तो राहुल गांधी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। उनके साथ एक गार्ड जो है क्लासरूम में भी जाता था,
इस तरह की सुरक्षा का सारा बंदोबस्त हो गया। इससे सोनिया गांधी शायद थोड़ा पिघल गई। वो नरसिम्हा राव पर थोड़ा भरोसा करने लगी। एक दिन 1992 की शुरुआत में उन्होंने नरसिम्हा राव से कहा कि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप उसको क्या सलाह देते? नरसिम्हा राव ने कुछ सोचा, उसके बाद कहा कि आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। नहीं, लेकिन ये गलत कदम उनका नहीं था। शायद सोनिया गांधी उस समय यही सुनना भी चाहती थी, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि उनको ये बात पसंद आई या नहीं आई। इसके ये जानने का कोई तरीका नहीं है। अप्रैल 1992 अप्रैल 1992 में तिरुपति में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैं भी गया था उसको कवर करने के लिए, इसलिए मुझे वो दृश्य याद है। नरसिम्हा राव जब वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हुआ, बहुत लंबे समय बाद वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हुआ, उसमें आर.के. धवन चुन लिए गए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा अब स्टेनोग्राफर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठेंगे, लेकिन चुन लिए गए थे। उस चुनाव के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस और सरकार पर उनका पूरा दबदबा हो गया। विनय सतपथी लिखते हैं कि नरसिम्हा राव के विरोधियों को लगा कि अब वो चूहा नहीं रह गए, अब वो लोमड़ी बन गए हैं। और नरसिम्हा राव ने ये करके भी दिखाया। अर्जुन सिंह उनके जो विरोधी थे, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री बनने से पहले, तब अर्जुन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस अध्यक्ष का। नरसिम्हा राव ने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ दिन बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा, आप अध्यक्ष बन जाइएगा। अर्जुन सिंह मान गए। तिरुपति अधिवेशन में अर्जुन सिंह भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव जीते। वहाँ से लौटकर नरसिम्हा राव ने उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हटाया और उसके बाद उनको नॉमिनेटेड कैटेगरी में सदस्य बनाया। ये नरसिम्हा राव संदेश देना चाहते थे कि पार्टी और सरकार पर पूरा प्रभाव, पूरा स्वामित्व मेरा है। मतलब वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना चाहते थे और उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद राव के विरोधियों का 10 जनपद जाना बढ़ गया। उन्होंने सोनिया गांधी से नरसिम्हा राव की शिकायत करना शुरू कर दिया। इस किताब के लेखक ने, विनय सतपथी ने बात की सलमान खुर्शीद से इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को लगता था कि ये जो डोमेन है कांग्रेस अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ये सब इस परिवार के लिए सुरक्षित है। इसमें नरसिम्हा राव इंट्रूडर हैं, घुसपैठिया हैं, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। अब बात गड़बड़ होने का सिलसिला शुरू होने का समय आ गया था। सोनिया गांधी ये मानती थी खुद व्यक्तिगत रूप से कि राजीव गांधी का बोफोर्स घोटाले में कोई भूमिका उनकी नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि उनके पति पर जो आरोप लगा है वो अगर पूरी तरह से खत्म न हो तो धुंधला तो हो और सरकार उसके लिए प्रयास करे। नरसिम्हा राव ने गलती की। उन्होंने अपने विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी को, अब ये मतलब मान कर चलना चाहिए कि विदेश मंत्री अगर कोई चिट्ठी लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना ले जा रहे हों, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने, माधव सिंह सोलंकी विदेश मंत्री थे, उन्होंने स्वीडन के विदेश मंत्री को चिट्ठी दी कि बोफोर्स की जांच रोक दी जाए। वो चिट्ठी लीक हो गई स्वीडन से, उसमें बड़ा हंगामा किया विपक्ष ने। आखिर में माधव सिंह सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कुछ कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, सब ठीक चल रहा था। तब तक 6 दिसंबर 1992 आया। अयोध्या में विवादित ढांचा जो था वो गिर गया। सोनिया गांधी के कान भरे गए। कहा गया कि इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री ने ठीक से हैंडल नहीं किया। सोनिया गांधी ने बयान दे दिया और निंदा की बाबरी ढांचे के गिराए जाने की। हालांकि उन्होंने नरसिम्हा राव को या सरकार को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उनका बयान देना ये नरसिम्हा राव के लिए परेशानी का सबब था। शिकायत करने वालों के इस सिलसिले को देखते हुए नरसिम्हा राव भी सजग थे। उन्होंने 10 जनपद के आसपास आईबी के लोगों को लगा दिया था। आईबी उनको रिपोर्ट करती थी रोज़ कि कौन आज कब और कितनी देर के लिए मिलने सोनिया गांधी से गया। 18 दिसंबर को उनके पास रिपोर्ट आई आईबी की कि अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, एनडी तिवारी, ये लोग 7 और 8 दिसंबर को सोनिया गांधी से मिले। इसके अलावा अजीत जोगी, सलामतुल्ला, अहमद पटेल, ये लोग मिलने गए सोनिया गांधी से इन्हीं 7-8 तारीखों में। और इन लोगों ने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री ने मामला ठीक से हैंडल नहीं किया, इसलिए ये स्थिति बनी। राव
को राजनीति का चाणक्य माना जाता था। वो बहुत चतुर राजनेता थे, लेकिन किसी भी बड़े से बड़े राजनेता की एक सीमा होती है, ख़ास तौर से आप जब मास लीडर ना हो तो। नरसिम्हा राव को लगा कि पार्टी के अंदर उनके खिलाफ विद्रोह की तैयारी हो रही है, तो उन्होंने रणनीतिक तौर पर अब अपना पक्ष मजबूत करने के लिए गैर भाजपा विपक्ष को लामबंद कर लिया अपने साथ, और उसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया। जो लोग उनके खिलाफ थे, जिनको वो पसंद नहीं करते थे, उनको बाहर कर दिया, कुछ अपने लोगों को शामिल कर लिया। 1993 में नरसिम्हा राव के खिलाफ तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव आया, और आपको जेएमएम कांड याद होगा। सांसदों को खरीद को सरकार बचाई गई। सरकार बचाने के बाद नरसिम्हा राव का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। उनको लगा अब वो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, और विनय सतपथी लिखते हैं कि नरसिम्हा राव अकल्पनीय बात की कल्पना करने लगे। उनको लगने लगा कि अब वो समय आ गया है जब वो नेहरू गांधी परिवार से अपने को और कांग्रेस पार्टी को मुक्त करा सकते हैं। ये सोच उनकी जो है उनके लिए बाद में घातक बनी, लेकिन गलत कदम ये भी नहीं था। ये सोच उनका गलत कदम नहीं थी। संपूर्ण सत्ता हाथ में आती हुई दिखती है, ये विनय सतपथी ने लिखा है। तो कोई भी व्यक्ति सेकंड फिडल नहीं खेलना चाहता, यानी किसी के सामने दूसरे दर्जे की भूमिका या उसके मातहत की भूमिका जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। यही लगने लगा पीवी नरसिम्हा राव को कि सोनिया गांधी से वो बड़ी ताकत है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, 3 अविश्वास प्रस्ताव संसद से झेल चुके हैं, हरा चुके हैं, और उन्हें लगा कि यही समय है कि अपने को और कांग्रेस पार्टी को गांधी नेहरू परिवार के शिकंजे से मुक्त करा दिया जाए। और उन्होंने पहला गलत कदम उठाया। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलना बंद कर दिया। ये जो साप्ताहिक मुलाकात थी वो उन्होंने बंद कर दी। उन्हें लगा अब इसकी उनको ज़रूरत नहीं है, अब उनको सोनिया गांधी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। ये उनकी सोच गलत थी, उनका कदम गलत था। सोनिया गांधी से मुलाकात बंद होने का असर ये हुआ कि सोनिया गांधी के पास उनके विरोधी शिकायत लेकर और ज़्यादा जाने लगे, और नरसिम्हा राव के पास कोई फोरम नहीं था जहां अपनी बात वो कह सके। उससे पहले तक जब तक वो मिलने जाते थे तो ये जो विरोधी बात करके आते थे, उनकी काट, उनका जवाब, ये सब वो सोनिया गांधी को बताते थे, और स्थिति जो है संभल जाती थी। अब ये सब कुछ एक तरफा हो गया, तो जो उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था, उसका ठीक उल्टा हुआ। उनका लक्ष्य क्या था? सोनिया गांधी की ताकत को कम करना, नेहरू गांधी परिवार के शिकंजे से देश के प्रधानमंत्री यानी पीवी नरसिम्हा राव और कांग्रेस पार्टी को मुक्त कराना। हुआ इसका ठीक उल्टा। सोनिया गांधी एक पैरेलल पावर सेंटर बन गई और ज़्यादा ताकत से उभर कर सामने आई। राव विरोधी धीरे धीरे, और जिन लोगों को लग रहा था कि इस पार्टी का भविष्य नेहरू गांधी परिवार के साथ ही है, वो जुटने लगे सोनिया गांधी के इर्द गिर्द। उनकी इस अनुपस्थिति यानी साप्ताहिक बैठकों को बंद करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, नटवर सिंह, शीला दीक्षित, माखनलाल फोतेदार, विंसेंट जॉर्ज। ये लोग सोनिया गांधी के कान भरने लगे राव के खिलाफ, और उनको समझाने लगे कि राव आपके खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं और आपके खिलाफ जो है लामबंदी कर रहे हैं। इसके बाद स्थिति को संभालने की बजाय नरसिम्हा राव ने दूसरी गलती की, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। उन्होंने इस दूरी को, सोनिया और अपने बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। उन्होंने फैसला किया कि राजीव गांधी के साथ रहे किसी अधिकारी को एक्सटेंशन, सरकारी अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं देंगे, और राजीव गांधी के करीबी रहे लोगों को कोई पद नहीं देंगे। मणिशंकर अय्यर उनके साथ दून स्कूल में पढ़े थे, उनके सखा थे। फॉरेन सर्विस से राजीव गांधी उनको अपने पीएमओ में लेकर आए थे, लेकिन मणिशंकर अय्यर को सरकार में कोई काम नरसिम्हा राव ने नहीं दिया। और मणिशंकर अय्यर इसमें अकेले नहीं थे, और लोग भी थे। चुन चुन कर नरसिम्हा राव ने राजीव गांधी के करीबियों को बाहर करना शुरू कर दिया, या तो बाहर करना या इग्नोर करना। अब नरसिम्हा राव के विरोधियों ने दूसरा हथकंडा अपनाया। उनको लगा कि इन शिकायतों से ज़्यादा बात बन नहीं रही,
तो उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जानबूझकर राजीव हत्याकांड की जांच को धीमा कर रहे हैं। ये बात उनको पता था कि सोनिया के मर्म को छूने वाली है, सोनिया इसके प्रति बहुत सेंसिटिव है। ये सब होते होते 1995 आ गया। हालांकि नरसिम्हा राव ने अपनी ओर से बाद में फिर कोशिश की। उन्होंने नटवर सिंह से बुलाकर कहा कि सोनिया गांधी की नाराज़गी से मेरी तबीयत खराब हो रही है। उसके अलावा उन्होंने पी चिदम्बरम को सारी फाइलें देकर जांच की भेजा और बताया कि किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। फिर खुद गए, बताया कि किस तरह की कानूनी अड़चनें आ रही हैं इस जांच को तेज करने में। फिर एक चार्ट बनवा कर भेजा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी हत्या की जो जांच हुई थी और राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी जो जांच हो रही है, दोनों में कितना फ़र्क है। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच से ज़्यादा तेज़ी से चल रही है राजीव गांधी की हत्या की जांच। लेकिन सोनिया गांधी लगता था मन बना चुकी थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि उनको बोलना है। और ये सब होते होते 95 आ गया था। 95 में वो अमेठी गई। अमेठी में पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया और बड़ी मार्मिक अपील की कि मेरे पति की हत्या को 4 साल 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उनके हत्यारे पकड़े नहीं गए। उनकी हत्या की जांच बहुत धीमी चल रही है। ये सीधे सीधे नरसिम्हा राव पर हमला था। सोनिया गांधी का भरोसा पूरी तरह से नरसिम्हा राव से उठ चुका था। और सोनिया गांधी कितना विंडिक्टिव हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा आपको नरसिम्हा राव के साथ उन्होंने जो किया, जीवित रहते जो किया उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके मरने के बाद जो किया। नरसिम्हा राव की लिगेसी जो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए और दूसरे कदम उठाए, विदेश नीति के स्तर पर जिस तरह के कदम उठाए, उन सब को देखते हुए सोनिया गांधी उनके करीबियों को इस बात का डर सताने लगा कि नरसिम्हा राव की लेगेसी कहीं नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी पर भारी न पड़ने लगे, कहीं पार्टी में दोनों की तुलना न होने लगे। तो नरसिम्हा राव की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार उनके लोगों के, मतलब उनके परिवार के लोगों के चाहने के बावजूद दिल्ली में नहीं होने दिया गया। नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे और प्रधानमंत्री भी। इसके बावजूद कांग्रेस मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर नहीं लाने दिया गया। कांग्रेस के आर्थिक सुधार का, आर्थिक नीतियों का जो इतिहास है, उससे नरसिम्हा राव का नाम मिटा दिया गया। कहीं उनका कोई जिक्र नहीं। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 96 में जब चुनाव हार गए, अकेले रहते थे मोतीलाल नेहरू मार्ग पर अपने। कोई कांग्रेसी नेता उनसे मिलने नहीं जाता था, इस डर से कि अगर सोनिया गांधी को पता चल गया तो नाराज़ हो जाएंगी। जिन लोगों की मदद की थी नरसिम्हा राव ने, उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये थी कहानी नरसिम्हा राव के शेर और चूहे का खेल खेलने की सोनिया गांधी के साथ। लेकिन एक गलत कदम, एक गलत असेसमेंट, इसीलिए कहते हैं राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। उस समय अगर ये कदम न उठाते, नरसिम्हा राव को ये न लगा होता कि अब वो बहुत ताकतवर हो गए हैं, सोनिया गांधी को चुनौती दे सकते हैं, अगर वो मिलकर खेलने का जो खेल था वही खेलते रहते तो शायद आगे सरवाइव करते। लेकिन शायद की गुंजाइश राजनीति में नहीं होती है, क्योंकि राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है और ये नरसिम्हा राव, उनके परिवार और उनके करीबियों से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।